आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? सभी छात्र जल्दी से आइए। हम लोगों का आज नया टॉपिक शुरू होने वाला है। लास्ट क्लास में हमने भाग 1 कंप्लीट कर लिया, हिंदी का भाग 1। जैसे आपको पता ही है, मैंने समझाया था शुरुआत में। जो भाग 1 हमारा होता है, इस भाग 1 में वर्णमाला से लेकर समास तक हमारे टॉपिक होते हैं। ये हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आज जो हमारी क्लास शुरू होगी, इसमें हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है भाग 2। अब भाग 2 क्या है हमारा? तो भाग 2 में हमारा आएगा टोटल पद के भेद। पद के भेद। और अगर आपने हिंदी को भी सही ढंग से पढ़ा है कभी, या बचपन में अगर पढ़ा होगा, तो आपको याद होगा कि पद के भेद में ही संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्द हमारे आते हैं। ये सब हमारे किस में रहते हैं? पद के भेद में, ठीक है। तो आज हम इसके आगे ही पढ़ना शुरू करेंगे। और अभी तक आपका जो भाग 1 है, भाग 1 में आपको जितने भी अगर कोई डाउट हुए हैं या कोई समस्या है, तो आज क्लास के बाद हम उन डाउट को लेंगे। तो इसलिए आप लोग तैयार रहिएगा कि अगर आपका कोई डाउट बचा हुआ है तो मैं आपको ऑप्शन दूंगी, तो अपना वो डाउट अभी नहीं लिखना है। वो डाउट आपको क्लास के अंत में, जब मैं बोलूंगी कि अब आपको अपना डाउट अगर किसी का कोई है, तो आप उस समय लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे हमारे भाग 2। हम यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं पद के भेद। तो बस यहीं से चलते हैं, और इसके भी स्टार्टिंग से, जैसे हम हमेशा हर चीज़ को बिल्कुल एकदम से डीप में जाके पढ़ने की कोशिश करते हैं, वैसे ही हम यहाँ से भी शुरू करने वाले हैं। तो हम लोगों को आज पद के भेद पढ़ना है, पार्ट 2। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, हमने यहाँ पे इसको नाम दिया है शब्दों का वर्गीकरण। अगर हम बात करें शब्दों के वर्गीकरण की, तो हम शब्दों का वर्गीकरण करने जा रहे हैं। जैसे हमने स्वर के बारे में किया था या व्यंजन के बारे में किया था, ऐसे ही हम शब्द, जो हमारे शब्दकोश में सारे शब्दों को हम अलग अलग बांटते हैं कि कौन से हमारे शब्द क्या हैं, कैसे हैं। अगर हम इसको देखो, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन तो न के बराबर आता है, हालांकि आ जाता है, 1-2 बार आया हुआ है, पर ये चीज़ हमें इसलिए समझनी जरूरी है कि जैसे हम आज तक जब हमने संधि के लिए वर्ण विच्छेद समझा, वैसे ही हमें आगे पद के भेद करने के लिए इस शब्दों का वर्गीकरण समझना है। और ये भी जानना है कि कैसे हमारी हिंदी में हमेशा शब्द ही शब्द होते हैं और कुछ होता ही नहीं है। यानी थ्योरी की अगर बात करें तो सिर्फ वाक्य और वाक्य से संबंधित नियम आपके होते हैं, बाकी पूरी हिंदी में आप केवल और केवल शब्द पढ़ते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि मैम ऐसा कैसे हो सकता है, हम केवल और केवल शब्द कैसे पढ़ते हैं? तो वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। उससे पहले 1-2 शब्द हैं, जैसे पद। आपके दिमाग में ये बात होगी, आपने बहुत बार पढ़ा होगा पद के बारे में, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि पद और शब्द, ये 2 शब्द हैं हमारे, पद और शब्द, ये दोनों हमारे क्या हैं? एक ही हैं या अलग अलग हैं? इन दोनों में हमको बताना है, दोनों में अंतर होता है या दोनों एक ही चीज़ है? क्या हम पद को शब्द कह सकते हैं या शब्द को पद कह सकते हैं? तो दिमाग में ना हमारे ये सवाल आता है कि पद क्या है और शब्द क्या है। तो सबसे पहले हम इसी को जानने की कोशिश करेंगे, और इसको जानने से पहले हम ना बिल्कुल स्टार्टिंग पे जाएंगे। जैसे हमने जब अपनी क्लास शुरू करी थी, तो पहले दिन हमने क्या पढ़ा था? तो पहले दिन हमने पढ़ा था वर्ण के बारे में। याद आ रहा है आपको? हमने पहले पढ़ा था वर्ण के बारे में। ये वर्ण क्या था? ये वो ध्वनि थी जिसको और ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता, और ज्यादा खंडित नहीं किया जा सकता, और उस ध्वनि का लिखित रूप हमारा क्या कहलाया था? वर्ण कहलाया था। फिर जब हमने वर्ण को आगे बढ़ाया, तो वर्ण से ही हमने देखा कि एक वर्ण या 2 वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं? अक्षर बनाते हैं। लेकिन अक्षर का अपना सार्थक अर्थ नहीं होता है। अगर किसी का सार्थक अर्थ आ जाता है तो वो क्या बन जाता है? फिर शब्द बन जाता है। तो हमको ये बात पता है कि जब वर्णों को
एक साथ मिलाया जाता है और उनसे कोई सार्थक अर्थ उत्पन्न होता है, कोई अर्थ मिल जाता है, तो वो क्या कहलाता है? वो वर्णों का वैसा समूह क्या कहलाता है? वो शब्द कहलाता है। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि मैम ना हमको ये सार्थक शब्द ना समझ नहीं आया, सार्थक का मतलब क्या है? तो देखो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करती हूँ कि जैसे मान लो मैंने आपको मैं यहाँ पे एक शब्द लिखती हूँ, मैंने शब्द लिखा कमल। इसका उदाहरण आप बहुत किताबों में पढ़ चुके होंगे, कमल ही मोस्टली कमल ही रहता है ना। या फिर जैसे मान लो कि हम यहाँ पे एक और शब्द ले ले, सेब, ठीक है, शब्द ले लिया हमने सेब। या और अगर हम शब्द इसमें लेना चाहें तो हम यहाँ कह सकते हैं आम, ठीक है। 3 शब्द हमने ले लिए। अब आप ये बताइए कि जैसे ही मैंने बोला कमल, तो आपके दिमाग में फोटो किसकी आती है? आपके दिमाग में फोटो किसकी आती है? स्वाभाविक सी बात है, एक फूल की फोटो आती है ना। कमल क्या है? एक फूल है। तो आपके दिमाग में जैसे ही मैं कहूं कि कमल, तो आपके दिमाग में किसकी फोटो आती है? एक फूल की फोटो आती है। तो ये जो आपके दिमाग में जो भाव उत्पन्न हो रहा है और फूल की फोटो जो आपके दिमाग में आ रही है, यही है वो सार्थक अर्थ, ठीक है। अगर मान लो अगर हम इसको, ये जो हमारे 3 इसमें अक्षर दिए हुए हैं, अगर हम इन अक्षरों से थोड़ा सा बदल दें, मान लो हमने ये लमक कर दिया, ऐसे लिख दिया इन्हीं से, तो क्या ये शब्द है? अब आप कहेंगे भाई लमक, लमक अगर आप बोल रहे हैं तो लमक का क्या अर्थ होता है? कुछ आ ही नहीं रहा दिमाग में, है ना। जब इसमें कुछ आ ही नहीं रहा दिमाग में, तो इसका मतलब ये शब्द नहीं है। तो अंतर आपको समझ में आ गया। जैसे मान लो हमने सेब कहा, हमने सेब बोला, तो आपके दिमाग में तुरंत एक फल का फोटो आ गया होगा। जैसा सेब होता है, आपने खाया भी होगा सेब, है ना, तो आपके दिमाग में इसका फोटो आ गया, ठीक है। अब मान लो अगर हम इसको उल्टा कर दें, हम ऐसे कर दें बसे, ये बसे लिख दें। अब आपको पता है कि ये बसे और भी कई अर्थ निकल जाते हैं। जैसे अगर हम बसे के बाद यहाँ बिंदी लगा दें, तो ये हो गया बसें, जिन बसों में हम बैठ के जाते हैं, है ना, अर्थ वहां पे आ गया। तो आप देख रहे हैं भाव जैसे चेंज हो रहा है। ये हो गया सेब, सेब तो था खाने की चीज, लेकिन हमने ये बसें कर दिया, तो आप जिनमें बैठ के जाते हैं, कई सारी बसों के बारे में बात कर रहा है। ये भाव चेंज हो गया आपके दिमाग में, तुरंत भाव यानी तुरंत अर्थ चेंज हुआ है। तो जो वो जो अर्थ चेंज हो रहा है ना, दिमाग में आ रहा है, वही आपका क्या है? सार्थक है, ठीक है। ऐसे ही मान लो ये आम शब्द है, अगर हम इसकी बात करें, अगर आम जैसे ही बोलते हैं, तो आम का अर्थ अगर आप मैंगो यानी एक फल से लेते हैं, तो आपको खाने की चीज याद आती है। लेकिन आम शब्द का एक और अर्थ होता है, जिसे कहते हैं साधारण, कॉमन, ठीक है। क्या कहते हैं? साधारण या कॉमन। तो आम का एक अर्थ, अरे ये तो आम चीज है, मतलब साधारण सी चीज है। तो अगर ये दोनों अर्थ आ रहे हैं, तो ये एक हमारा शब्द हो गया। दोनों में से कोई एक भी होता है तो भी हमारा शब्द हो जाता है। तो बात समझ में आ गई ना कि हमारे शब्द क्या होते हैं, ठीक है। चलो ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे से। अब देखो इसके बाद यहाँ पे अगला, अब इसके तुरंत बाद ही वो जो शब्द है, क्या? पद, ये आता है, आपने पढ़ा होगा। इसके बाद लिखा होता है, जब क्रम लिखा हुआ होता है, आपने देखा होगा। अच्छा पहले ना एक क्रम भी मैं आपको इसमें बना देती हूँ। अगर हम बात करते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, वर्ण के बाद आता है अक्षर, ये क्रम आ जाता है आपकी परीक्षा में, लिख लेना इसे। अक्षर के बाद आता है शब्द, शब्द के बाद आता है पद, पद के बाद आता है उपवाक्य, और उपवाक्य के बाद आता है वाक्य। जब अगर कभी क्रम आ जाए निर्धारित, मान लो अगर आपसे अगर ये छोड़ दे, सिर्फ इनमें पूछे, तो भी आप इसी क्रम में रखिएगा। अगर ये उपवाक्य छोड़ दे और फिर इनमें से पूछे, तो यही क्रम आपको रखना है, ठीक है। इस तरह से ये क्रम आप लिख लीजिए एक बार, और अपने दिमाग में जो ये सवाल आ रहे हैं, उपवाक्य क्या है, ये क्या है, वाक्य क्या है, इन सबको छोड़ देना। अभी हम यहाँ तक हैं, ठीक है, हम यहाँ पे चल रहे हैं। इनको हम पढ़ेंगे जब वाक्य का टॉपिक आएगा तब, ठीक। तो ये आपको क्रम यहाँ पे बता दिया मैंने। आप देखो, ध्यान दो इधर। तो यहाँ पे बात आती है शब्द और पद। अब मुद्दा उठता है, तो जब शब्द से बड़ा या शब्द से आगे पद है, तो क्या
ये पद शब्द ही होता है या शब्द को पद कहते हैं या पद को शब्द कहते हैं, तो इस बात को समझना। देखो, ऐसे कहने के लिए तो शब्द और पद दोनों एक ही हैं। हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, शब्द को ही पद कहते हैं। लेकिन अब अगर मुद्दा ये आ जाए कि इन दोनों में जब हमने शब्द को पद कह दिया तो जरूरी थोड़ी नहीं है उसको शब्द बोलना, हम हमेशा भी पद बोल सकते हैं, लेकिन हम हमेशा उसको पद नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब दोनों में थोड़ा सा अंतर होगा। अब वो थोड़ा सा अंतर क्या है वो समझिए। जैसे मान लो मैं यहाँ पर 2-3 शब्द लिख रही हूँ। जैसे मान लो मैंने लिखा जया, ये क्या है, अपने आप में एक शब्द है, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा जाना, ये अपने आप में क्या है, एक शब्द है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा स्कूल, तो ये अपने आप में क्या है, एक शब्द है। लेकिन अगर मैं इन तीनों शब्दों को प्रयोग करके एक वाक्य बना दूं, मैंने वाक्य बनाया जया स्कूल जाती है, ठीक है, हमने ये वाक्य बनाया। तो अब हमारे सामने ध्यान दीजिएगा कि ये जो यहाँ पे शब्द है जया, ये अब शब्द नहीं कहलाकर क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। ये स्कूल शब्द ना कहलाकर क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। और ये जाती है, ये शब्द ना कहलाकर क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। क्यों हुआ ऐसा? तो देखो, पद अगर हम शब्द की बात करें, ये जो पद शब्द है, अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है पदवी, एक जिम्मेदारी। जैसे मान लो अगर आप कल दरोगा बन जाते हैं तो आपसे कोई पूछेगा आपका कौन सा पद है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो हम कहते हैं ना आपका कौन सा पद है, मतलब आपकी पदवी कौन सी है, आपकी पोजीशन कौन सी है। ये ऐसे ही हमारे वाक्यों में शब्दों को एक पोजीशन दी जाती है, एक पदवी दी जाती है। तो इसीलिए शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, फिर पद कहलाते हैं। अब कैसी पोजीशन, कैसी पदवी, तो ध्यान दीजिए, आपने अभी तक सुना होगा कि आपको अभी तक बोलते थे कि जया इस वाक्य में क्या है, करता है। क्या पूछते हैं, वो बताते हैं कि जया इसमें क्या है, वाक्य में करता है। तो ये जो करता है, ये आखिर करता क्या है? तो यही वो पदवी है जो इस शब्द को दी गई है, ठीक है। फिर अगर आपने सुना होगा कि बहुत लोग आपको बोलेंगे कि जो जया शब्द है वो एक क्या है, संज्ञा है। क्या है, एक संज्ञा। तो ये जो जया शब्द को जो पद दिया गया है, एक पद क्या है, उसको संज्ञा पद, यानी जया क्या है, एक संज्ञा है, उसको एक पदवी दी गई है। तो अब आप ये देखेंगे, पहचानेंगे। अभी आपके अपने दिमाग में ये नहीं लाना कि कर्ता क्या है, संज्ञा क्या है, इनको पहचानेंगे कैसे। मैं जो आपको बता रही हूँ उस मेरे बताने का उद्देश्य समझिए। देखिए, आपने आज तक संज्ञा, सर्वनाम, ये क्रिया, वाक्य, वाच्य, सब चीजों को बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, किताबों से, टीचर से, सारी चीजों से। लेकिन वो चीजें आप रट रट के रह गए हमेशा। कैसे सीखना है वो मैं बता रही हूँ। तो सवाल यहाँ पे आपको अपने दिमाग में पैदा करने हैं। तो आपको ये पता चलता है कि जैसे ये जया शब्द है, जैसे ही इसका प्रयोग वाक्य में हुआ, इसके पास पदवी आ गई, यानी पद आ गए। तो जब इसके पास पद आ गए तो वो कौन से पद, जैसे कर्ता पद, जैसे संज्ञा पद। अब मान लो मैं आपसे पूछूं कि जया एक वचन है कि बहुवचन, तो आप इसको बताएंगे, यानी वचन भी हम इसमें क्या करते हैं, देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि जया स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो हमें ये पता चलता है कि हम यहाँ पर और दूसरी कौन सी पदवी देखते हैं, लिंग। उसका लिंग कौन सा है, समझ गए। तो जितने भी हमारे यहाँ पे शब्द होते हैं हर इसमें, अब ये देखो, ये जो कर्ता है ये क्या कहलाता है, ये कारक होता है। कर्ता क्या होता है, कारक। तो हम इसको कर्ता ना कह के यहाँ पे ये प्रयोग कर सकते हैं कि ये कारक कौन सा है, ठीक। अब इसी पे आप ये जान लीजिएगा, यहाँ जो 3 वाक्य हैं, जैसे स्कूल, इस स्कूल शब्द में भी ये सारी पदवी हैं, ये कारक कौन सा है, अगर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये क्या है। इसके बाद वचन, इसका वचन क्या है, इसका लिंग क्या है, ठीक है। और इसी तरह से जाति है इस शब्द का भी, कि ये कारक क्या है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनमें से क्या है, या इसका वचन क्या है, इसका लिंग क्या है। तो ये सारी चीजें, ये पदवी हमें देखनी पड़ती है।
आप में से बहुत सारे लोगों ने एक टॉपिक का नाम सुना होगा, पद परिचय, है ना। पद परिचय टॉपिक कभी पढ़ाया नहीं जाता। वो कैसे आता है? वो ऐसे आता है जब आप पद के भेद बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो यानी कहने का मतलब अब आपको एक ये यहाँ पे कंक्लूजन निकल के आया, एक सार ये निकल के आया कि भाई जब हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो वाक्य प्रयोगों में हर शब्द को उसकी एक पदवी मिली होती है, उसका अपना एक पद मिला होता है, और वो पद उसका क्या है ये हमें जानना है। तो अब हम जब इनको जानेंगे तो हमें क्या क्या जानना होगा? हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि कारक क्या होता है, किसको कहते हैं, कैसे पहचानेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें जानना है कि भाई वचन क्या होता है, किसको कहते हैं, इसको कैसे पहचानेंगे। फिर हमें पढ़ना होगा कि लिंग क्या होता है, किसको कहते हैं, कैसे पहचानेंगे। ये सारी चीज हमें पढ़नी होगी। और उसी तरह से जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, ये क्या होता है और इनको हम कैसे पहचानेंगे कि ये किस शब्द में है। तो यही सारी चीज हमारी पद के भेद के अंदर होती हैं, और इसलिए हमको पढ़ना होता है कि जब ये शब्द स्वतंत्र अवस्था में होते हैं तब ये शब्द कहलाते हैं, लेकिन जब ये किसी वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो हम इन्हें शब्द न कहकर हम इन्हें क्या कहते हैं? पद कहते हैं, ठीक है। अब देखो, इतनी जो मैंने कहानी बनाई, आपको इतनी जो सुनाई, मेरा उद्देश्य ये है कि मैं जानती हूँ आप लोगों के बहुत सारे सवाल आते हैं। जिन छात्रों ने अभी तक नहीं पढ़ा, जैसे आपसे पहले की क्लास नहीं पढ़ी है, तो उस क्लास को वो एक एक करके, मतलब क्लास 1 से स्टार्ट करके अपने अलग टाइम में पढ़ लें। जैसे आज से क्लास आपकी हो रही है तो लाइव में आज से ही आप देख सकते हैं, अब से पीछे का कोई भी चीज आपका रिलेट नहीं है, ठीक है, आज के पीछे का। चलो, मैं अभी ये बता रही थी कि जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे जो भी बताया, जो भी सिखाया, ये एक क्या था, ये एक वो बेसिक था कि आने वाले दिनों में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो उन क्वेश्चंस को कि यहाँ पे जो चीज मैंने पहले समझाई है वो उसी से लिंक्ड रहेंगे, वो सारे क्वेश्चन जो आगे आपको समझ में नहीं आते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि हमारे सामने कितने क्वेश्चन आए, कि हम आज की क्लास से क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमको शब्दों के पद जानने हैं। क्या जानने हैं? शब्दों के पद जानने हैं। ये हमारे दिमाग में एक जिज्ञासा आ गई कि हमें पद के बारे में जानना है कि एक शब्द में कितने पद होते हैं और कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जब हम शब्दों के वर्गीकरण की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले चीज, एक यहाँ पे छोटी सी चीज आपको बताती हूँ, इसको आप देखना, लिखा हुआ है पूरा। पढ़ने के लिए तो आप ही पढ़ सकते थे, ऐसा नहीं है कि इसे मुझे पढ़ाना हो, बट फिर भी ना मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों को ना समझ में आए चीजें। तो देखो, हम जब शब्दों के वर्गीकरण की बात करते हैं, हम पूरी हिंदी में, जो हमारी हिंदी होती है, हमारा जो एग्जामिनर है केवल और केवल हमसे शब्द पूछता है, केवल और केवल शब्द, वाक्य को छोड़कर, बस एक टॉपिक वाक्य या रस छंद अलंकार से नहीं, तो इसके अलावा वो हमसे केवल और केवल शब्द पूछता है। कैसे? जब हम इसको 4 भागों में बांटते हैं कि जो हमारा शब्दकोश है, चलो देखो, हाँ, तो मैं कह रही थी कि जब हम बात करते हैं हिंदी शब्दकोश की बात करें तो उस हिंदी शब्दकोश में कितने प्रकार के शब्द हम लोगों को पढ़ने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इनका वर्गीकरण करते हैं कि उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। उत्पत्ति मतलब उसका जन्म कहाँ से हुआ है। आप चाहो तो यहाँ पे अपने हाथ से ना लिख सकते हो इसका अर्थ, उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न कैसे आता है, तो आपसे कई बार पूछ सकता है कि स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं, या इतिहास के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं, उत्पत्ति के आधार पर या जन्म के आधार पर कितने प्रकार के। तो हम यहाँ पे लेते हैं इनको 5 प्रकार के। आपको एक बात और बताती चलूंगी कि मार्केट में अगर आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारी किताबों में 4 प्रकार के भी दे रखे हैं, लेकिन आपको किस पे चलना है? जो प्रैक्टिकली प्रूफ हो रहा है। तो प्रैक्टिकली प्रूफ क्या होता है वो आपको देखना है। तत्सम शब्द की बात करते हैं, आप पढ़ के आए थे। तत्सम शब्द मतलब जो संस्कृत भाषा से हमने यहाँ पे अपनी हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए हैं। दूसरा आता है तद्भव शब्द, जो संस्कृत भाषा के शब्दों से परिवर्तित होकर हिंदी शब्दों में परिवर्तन हो गए हैं। देशज शब्द वो होते हैं जो जिनके स्रोत का पता नहीं होता, वो हमारी बोली में शामिल होते हैं।
तो हमें वो चीज़ और जब बोली में शामिल होते हैं तो हमें पता चलता है कि ये हमारे ही शब्द होंगे, तो उन्हें हम देशज यानी देसी कह के रख लेते हैं। दूसरा विदेशज शब्द जो विदेशी भाषा से हमारे पास आए हैं उसमें शामिल हुए हैं। और पांचवा आ जाता है हमारा संकर शब्द। और संकर शब्द आपने जाना ही है, जो दो अलग भाषाओं से मिलकर बने हुए हैं। जैसे हमने कहा किताब घर, तो आपको पता है किताब आपका उर्दू का हो गया और घर आपका हिंदी का हो गया। तो इस तरह से दो भाषाओं से मिलकर जो बने शब्द वो क्या कहलाते हैं, संकर। और प्रैक्टिकली रूप से आपको ये सारे शब्द मिलते हैं। तो जब आपको मिलते हैं तो इसका मतलब क्या है, हमारे उत्पत्ति के आधार पर ये हमारे 5 प्रकार के हैं। अब आप खुद सोचो, आपकी परीक्षा में तत्सम तद्भव शब्द भी पूछे जाते हैं, देशज विदेशज पूछे जाते हैं और इन्हीं में आ जाता है संकर शब्द। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना ही होता है, 2 से 3 क्वेश्चंस आपके यहाँ होते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम, अगला पॉइंट हमारा आता है रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर, रचना मतलब उनकी रचना कैसे हुई है, वो बने हुए किस तरह से हैं, और बनावट का भी मतलब यही हो गया। तो ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। इस बात को अच्छे से समझना, आपकी परीक्षा में प्रश्न आया था निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है, और आपको 4 शब्द लिखकर दिए हुए थे और उनमें से एक रूढ़ शब्द आपको छांटना था। तो आपको इनमें ना अंतर पता होना चाहिए। अब आप देखेंगे रूढ़ शब्द, तो रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनको अगर तोड़ दिया जाए तो वो अपना अर्थ खो देते हैं। अब ये वाली बात समझ में नहीं आई, कैसे तोड़ देंगे, कैसे अर्थ खो देंगे? तो इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो हमने एक शब्द लिया और शब्द हम वही ले रहे हैं, कौन सा, कमल। कमल शब्द हमने लिया, कमल शब्द का अर्थ हमारे दिमाग में क्या था, एक फूल से था। अगर हमने इसको तोड़ा यानी इसको ये कम कर दिया और इधर ल कर दिया, तो ये जो फूल इसके अंदर जो अर्थ था वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसके लिए हमारी 2 तरह की परिभाषाएं बन जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिन्हें और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, मतलब जैसे कमल है, कमल को और हम टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। तो ऐसे ही जल हो गया, जल को नहीं तोड़ सकते, नदी हो गया, पानी, हवा, है ना, ये इस तरह के शब्द, यानी हम अगर उनको और नहीं तोड़ सकते। दूसरी परिभाषा कहती है कि रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनको यदि तोड़ दिया जाए तो वो अपना अर्थ खो देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जल को तोड़ देंगे ज और ल में, तो उसके जो पीछे का अर्थ है पानी होना, वो खत्म हो जाएगा। तो बात वही है कुल मिला के। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, हम यहाँ पे देखते हैं कि जो रूढ़ शब्द हैं इनको हम मूल शब्द के नाम से भी जानते हैं। लिख लेना, क्या कहते हैं हम इनको, मूल शब्द। तो मूल शब्द के नाम से भी हम इनको जानते हैं। अब मूल शब्द हो या रूढ़ शब्द हो, ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। और जब आप लोगों ने संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय किया होगा तो उस समय ये मूल शब्द आपको बहुत बार देखने को मिला होगा, तो उससे आप इसे समझ सकते हैं। अब बात आती है यौगिक शब्द। यौगिक खुद शब्द अपने आप योग प्लस इक से मिलकर बना है, यानी वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं उनको यौगिक शब्द कहते हैं। और आप लोगों को याद आ रहा होगा कि यौगिक शब्द में हमने 4 प्रकार की विधि पढ़ी थी, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। तो आप लोगों को ये बात याद आ गई होगी कि आपने शब्दों का निर्माण किया था। शब्द निर्माण में यौगिक शब्द के अंदर ही आपने संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय पढ़ा था। तो बताइए आपकी परीक्षा में ये आते हैं कि नहीं आते हैं? संधि आती है, समास आता है, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब आते हैं ना। ठीक है, तो यानी ये भी हमारे क्या है, शब्द ही है। अब इसके बाद आता है योग रूढ़। योग रूढ़ का मतलब क्या होता है, जैसे देखो योग और रूढ़ दोनों शब्द दिए हैं। कहने का मतलब है शब्द बनावट में तो होते हैं यौगिक, मतलब बने होते हैं यौगिक के जैसे, यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों से, किंतु उनके पीछे का जो अर्थ होता है वो रूढ़ शब्दों के जैसा होता है। अगर उनको तोड़ दिया जाए तो उनका जो अर्थ निकल रहा था वो खत्म हो जाएगा। कैसे? जैसे हमने कहा कमल नयन,
तो कमल नयन जब हम बोलते हैं तो कमल और नयन इन दो शब्दों के मेल से बना है, लेकिन इसके पीछे तीसरा भाव क्या निकल रहा है? कमल नयन हम किसको कहते हैं? राम को कहते हैं या कृष्ण को या विष्णु को कहते हैं, ठीक है। तो कमल नयन हमने कहा तो अर्थात राम, अर्थात कृष्ण, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो अर्थात में निकल रहा है ये एक अपने आप में क्या है? अपना एक सार्थक अर्थ निकल रहा था, लेकिन जब इन्हें तोड़ देते हैं तो ये आपके खत्म हो जाता है अर्थ, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इस योग रूढ़ में आप लिख सकते हैं कि जितने भी हमारे बहुव्रीहि समास होते हैं ना, ये आपको पहचान बता देती हूँ, जितने भी बहुव्रीहि समास होते हैं उससे जो बनने वाले शब्द हैं वो सबके सब किस में आते हैं? योग रूढ़ शब्द के अंदर आते हैं। बाकी इसके अलावा जो जितने भी शब्द बचते हैं वो शब्द इन्हें दो कोटे में जाते हैं, या तो रूढ़ या तो यौगिक, ठीक है। समझ में आ गया? आप जब पढ़ते रहेंगे तो आपको ये चीज समझ में आती रहेगी। अब इसके बाद हम कुछ इन शब्दों को अर्थ के आधार पर भी वर्गीकृत करते हैं, यानी उनका अर्थ किस तरह से, ठीक है, उस आधार पर। तो सबसे पहला हमारा आता है एकार्थक। एकार्थक शब्द मतलब वे शब्द जिनमें एक ही अर्थ निकलता हो, यानी एकार्थक मतलब वे शब्द जिनका एक ही अर्थ निकलता हो। दूसरा आता है अनेकार्थक, वे शब्द जिनके अनेक अर्थ निकलते हों। अनेक मतलब अलग अलग, जैसे आपने अंबर शब्द देखा होगा, अंबर शब्द, तो अंबर शब्द अपने आप में क्या है? अनेकार्थक है। क्यों? क्योंकि अंबर माने कपड़ा होता है, अंबर माने बादल होता है, अंबर माने आकाश होता है, अंबर कपास को भी कहते हैं। तो हमें पता है कि ये हम अनेकार्थक में पढ़ते हैं, तो एक शब्द के कई सारे अर्थ जो निकलते हैं वो क्या कहलाएंगे? अनेकार्थक। फिर आता है समानार्थक। तो समानार्थक का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची। चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। पर्यायवाची ये आपके शब्द आते हैं समानार्थक, मतलब ऐसे मतलब वे शब्द जिनके समान अर्थ होते हैं कई सारे अलग। जैसे हमने पृथ्वी, पृथ्वी को हम क्षिति कह देते हैं, पृथ्वी को हम अवनी कह देते हैं, ठीक है। पृथ्वी को हम धरती कह देते हैं, पृथ्वी को हम मही कह देते हैं, पृथ्वी को हम भू कह देते हैं। तो ये भू, मही, अवनी, क्षिति, ये सब क्या है? पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। तो समानार्थी मतलब वे शब्द जो समान अर्थ रखते हैं क्या कहलाते हैं? समानार्थी कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है विपरीतार्थक। भाई देखो, याद रखना, हमारे जैसे कुछ शब्द हैं, कुछ परीक्षा में इनको विलोम शब्द के नाम से जानते हैं, कुछ परीक्षा में इनको विपरीतार्थक कह देते हैं। तो अब अगर मान लो किसी परीक्षा में विलोम शब्द लिखा है किसी सिलेबस में और मैं आपको विपरीतार्थक कह के पढ़ाऊं तो क्या आप उसे नहीं पढ़ोगे? तो ध्यान से रखना है आपको। देखो, एक बात ये समझनी है, हमारे छात्र अक्सर क्या होते हैं, कहते हैं कि मैम एग्जाम स्पेशल आप पढ़ाइए। एग्जाम स्पेशल पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ टॉपिक को ध्यान में रखिए कि मेरे एग्जाम में ये टॉपिक आने वाला है और यहाँ मुझे ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, बस, ठीक है। एग्जाम को तो बाद में देखना, पहले आपको अपने टॉपिक को पढ़ना है। तो इसी तरह से ध्यान रखिए, विपरीतार्थक चाहो तो यहाँ लिख लो विलोम शब्द याद रखने के लिए, यानी वे शब्द जिनमें विपरीत अर्थ निकलता है। जैसे दिन का रात क्या है? विपरीतार्थक शब्द है, दिन का रात। लाभ का हानि क्या है? विपरीतार्थक शब्द है, विपरीत अर्थ रखने वाला शब्द, ठीक है। तो यानी विलोम शब्द के अंदर आ जाते हैं। अगला आता है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समरूपी, सम मतलब समान, रूपी मतलब रूप, भिन्न माने अलग, अर्थक माने अर्थ। जो समान रूप रखते हैं लेकिन अर्थ क्या होता है? भिन्न होता है। जैसे आपने देखा होगा, एक शब्द हो गया अली और एक शब्द हो गया अली, याद करा दिया था मैंने लास्ट में क्लास में, है ना। वही उसी क्लास को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अली और अली अंतर आपको पता है? छोटी ई वाला भंवरा और बड़ी ई वाला मित्र, याद कराया था ना, छोटी ई वाला, ठीक है। तो चलो, इस तरह से आपको इनका अर्थ पता चलता है। शकल कैसी लग रही है इनकी, मतलब रूप एक जैसा लग रहा है, बस छोटी ई बड़ी ई का अंतर है, लेकिन अर्थ क्या है? अलग अलग है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हमारे कहलाते हैं? समरूपी भिन्नार्थक। इनको समश्रुति भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। अब इसके बाद आता है यहाँ पे चौथा वर्गीकरण, व्याकरणिक रूप से
व्याकरणिक या रूप के आधार पर या प्रयोग के आधार पर। प्रयोग मतलब जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं इनको, ठीक है, एक बात यही समझना। प्रयोग का मतलब है वाक्य में प्रयोग के आधार पर। हमारे जो शब्द हैं वो दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। तो देखो, अब आप चाहे संज्ञा पढ़ो, सर्वनाम पढ़ो या कुछ भी पढ़ो, पढ़ तो आप शब्द ही रहे हो, तो आपको कुल मिला के बात समझ में आई होगी। ये भी हमारी परीक्षा में आते हैं, ये भी हमारी परीक्षा में आते हैं। यौगिक के अंदर आपको पता है ना, चार कौन से, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है, ये सारे आ गए। इसके बाद ये तो आपको आते ही हैं, आपकी परीक्षा में अनेकार्थक शब्द आते हैं, पर्यायवाची आते हैं, विलोम आते हैं ना, ये सारी चीजें आती हैं। उसके बाद आ गए आपके विकारी शब्द और अविकारी। तो ये भी आपके क्या है, वही पद के भेद में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सारी चीजें। तो कुल मिला के आपकी परीक्षा में केवल और केवल क्या पूछे जाते हैं, शब्द पूछे जाते हैं। चलो खैर, अब ये आपको यहाँ पे बताती हूँ कि ये जो आपके यहाँ पे सीट दी हुई है, ये आपके पास है। इस सीट में ना सारी चीज़ों को डिटेल में लिखा हुआ है परिभाषा के साथ। मैंने आपको ऐसे समझा दिया, आप पढ़ लेना इसको, ठीक है। पूरे शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, एक तरीके से उदाहरण साथ में देते हुए, परिभाषा लिखते हुए। अगर किसी की परीक्षा में परिभाषाएं लिखने के लिए आती हैं तो वो इसको आगे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि उपर्युक्त से संबंधित प्रश्न उत्तर अभ्यास पुस्तक में है। अब आप लोगों को एक चीज बताती हूँ, यहाँ पे काफी सारे छात्र हमारे कह रहे थे कि मैम अभ्यास के लिए कुछ चीज़ें दे दो। तो अभ्यास के लिए मेरी बुक आने वाली थी, लेकिन उसमें थोड़ा डिले हो गया। आप लोग जानते हो पिछले 15 नहीं, पिछले 2 महीने से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, तो क्लास लेने में मुझे बहुत परेशानी हो। तो ये किताब में अभी मैंने क्या किया है कि आप लोगों को ना ई बुक के रूप में एप्लीकेशन पर वो किताब दे दी है, अभ्यास पुस्तक के नाम से। उसमें लगभग 3000 के करीब प्रश्न आपके हैं टोटल हिंदी के। तो आपसे मैं यही कहूँगी कि जो छात्र अगर जैसे क्लास कंप्लीट कर ले और केवल प्रश्न आगे करना चाहे, वो आपके शब्दावली के भी प्रश्न उसमें हैं और आपके दो पार्ट में आपको मिलेगा। जैसे ही आप ई बुक को परचेज करेंगे तो वो ई बुक में आप 2 पार्ट निकलेंगे आपके। एक पार्ट में शब्दावली होगी, केवल शब्दावली, और दूसरे पार्ट में आपके केवल व्याकरण वाले होंगे, ठीक है। तो वो प्रश्न उत्तर आप अपना मतलब खरीद सकते हैं उसको, और उससे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या तो प्रिंट आउट निकाल लो, नहीं तो मोबाइल में रह के भी आप लोग उसे पढ़ सकते हो। तो उनका अभ्यास कर लेना, ठीक है, यहाँ से मिलेंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे, जो हमें थोड़ा सा ये करना है, पॉइंट जो हमारा चौथा था, जो हमारे सामने आया था, जो हमको अब पढ़ना है अपने किसमें, पद के भेद में। पद के भेद, और पद के भेद की जब हम बात करते हैं तो ये पद हमारे 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन से, विकारी और अविकारी। ये जो अविकारी शब्द है, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, अव्यय शब्द, ठीक है। अब आपने जिस जिस नाम से पढ़ा होगा आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो विकारी और अविकारी। अब देखो, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ आप लोगों को कि आपको शब्द में से ही उसका अर्थ निकालना है। ये विकारी शब्द जो है ये बना है विकार से। किससे बना है, विकार से। इस विकार का अर्थ क्या होता है, परिवर्तन। क्या अर्थ होता है इसका, परिवर्तन। यानी हम ये कहते हैं कि विकारी शब्द वे कौन से हो गए, तो आपको सीधी बात समझ में आएगी कि विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक और काल, इन 4 चीजों का प्रभाव पड़ता है। वे क्या कहलाते हैं, विकारी कहलाते हैं। प्रभाव पड़ना मतलब परिवर्तन हो जाता है। इन चारों की वजह से, इन चारों में से किसी एक की वजह से, या इन चारों की वजह से भी जब किसी शब्द में परिवर्तन हो जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, विकारी कहलाते हैं। और ये विकारी जो शब्द हैं आपके 4 हैं। अब इसके डिटेल जो है कौन कौन से हैं ये आपको लिख कर दिया हुआ है नोटबुक में, और इसमें आपको लिखना नहीं है, कल की क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे आपको वो चीज़ बताती हूँ, वो समझाती हूँ कि
परिवर्तन कैसे होता है, सबसे पहले आप ये वाली बात जान लो। संज्ञा तो आपने जिंदगी में बहुत बार पढ़ी होगी, ऐसे तो पढ़ दी जाती है, लेकिन परिवर्तन कैसे होता है वो वाली चीज समझो। आपके दिमाग में आपने ये सवाल हमेशा आता होगा दिमाग में कि ऐसे कैसे परिवर्तन हो गया, कोई लिंग किसी शब्द में कैसे परिवर्तन कर देगा। तो आप जैसे मान लो मैंने आपको एक शब्द दिया लड़का, आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, लो आंसर तो मैंने खुद ही दे दिया। दूसरा शब्द देती हूँ, जैसे शब्द मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो। जैसे मान लो हमने शब्द लिया यहाँ पर लड़का, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि लड़का शब्द का स्त्रीलिंग बनाओ तो आप क्या बनाओगे, तो आप बनाओगे कि लड़का का स्त्रीलिंग क्या हो गया, लड़की। क्या हो गया, लड़की हो गया ना। तो अब ये बताओ कि जैसे ये लड़का लिखा हुआ था, ये शब्द ये अपने आप में क्या था, एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब इस संज्ञा में यहाँ पे परिवर्तन आ गया कि आ की जगह क्या हो गई, ई हो गई। तो ये किस कारण से हुआ परिवर्तन, तो ये कारण है आपका लिंग। लिंग की वजह से इसमें क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। अगर मान लो मैं आपसे कहूं, मैंने आपसे कहा कि लड़का शब्द का आपको क्या बनाना है, बहुवचन, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे लड़के। आपने ये बना दिया। अब ये बताइए लड़का और लड़के इन दोनों शब्दों में अंतर हुआ कि नहीं हुआ, तो आपको पता है इन दोनों शब्दों में क्या हो गया, अंतर आ गया। तो ये जो अंतर आ रहा है, ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये जो इनमें विकार उत्पन्न हो रहा है, ये ही हमारा क्या कहलाता है, ये ही होता है कि ये विकारी शब्द हमारे हैं। अब आप कहेंगे कि मैडम ऐसे तो सारे शब्दों में हो जाता है अंतर, तो मैं आपसे कहूं कि मैंने आपको शब्द दिया इधर, आप बताइए ये इधर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, इधर शब्द का क्या पुल्लिंग होगा, या इधर शब्द का कोई बहुवचन होगा, नहीं, कोई अंतर नहीं आ रहा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा लिंग वचन से। तो इसका मतलब जो अविकारी शब्द हैं, विकारी के आगे अ लगाया है, मतलब वे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक काल इनका कोई अंतर ना आता हो, इनका कोई प्रभाव ना आता हो, वे शब्द हमारे क्या कहलाएंगे, अविकारी कहलाएंगे। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे मान लो हमने लिखा प्रतिदिन, बताइए प्रतिदिन शब्द, प्रतिदिन का एक वचन, बहुवचन, लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, या क्या काल का इन पर कोई प्रभाव पड़ता है, तो आप कहेंगे कि नहीं, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो ऐसे हमारे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे आजीवन, जैसे लगभग, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे शब्द हैं जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो किस में आते हैं, अविकारी में आ जाते हैं। बात समझ में आई। अब इनके प्रकार भी हम ना एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक। तो कहने का मतलब है यहाँ पे ये समझ में आया। अब आप कहेंगे कि मैम ये वाली बात तो हम चलो समझ गए, लेकिन आप ये बताइए कारक का प्रभाव कैसे पड़ेगा। अगर लड़का के साथ हमने लिख दिया लड़के ने या लड़के को, इस तरह से अगर हमने लिख दिया तो इसमें प्रभाव क्या पड़ रहा है। तो देखो कारक का प्रभाव हमारे शब्दों पर कैसे पड़ता है। सबसे पहले एकदम से दिखता हुआ प्रभाव मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। जैसे शब्द है मैं, ये क्या है, हमारा सर्वनाम है, ठीक है, सर्वनाम है। इस मैं के साथ अगर मैं आपसे कहूं कि ने कारक चिन्ह लगाओ और तब आप शब्द बनाओ, तो आप बना देंगे आराम से मैंने, ठीक है, ये आपने बना दिया, ठीक। अब मैं अगर आपसे कहूं कि इसके साथ आपको को कारक चिन्ह लगाना है, तो क्या लिखेंगे आप, मैं को लिखेंगे या मुझको लिखेंगे, क्या लिखेंगे। आपको पता है मैं को आप कभी नहीं करेंगे, ये हो गया गलत, तो क्या लिखेंगे, मुझको लिखेंगे, ये हो गया सही। तो आप देखिए मैं और मुझको में कितना अंतर आ गया, आया अंतर, ठीक है। तो बस यही कारण होता है आपका कि कारक चिन्ह जो हैं वो आपके शब्दों पर परिवर्तन डाल देते हैं। अब कैसे परिवर्तन डालते हैं और इनका क्या मतलब और ये क्या कर सकते हैं, तो चलो ये क्या कर सकते हैं वो सारी चीज तो हम जब डिटेल पढ़ेंगे एक एक करके तब पढ़ेंगे। एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ। प्रश्न ये आपकी परीक्षा में आया हुआ है, इसलिए इसको सोच समझ के आंसर दीजिएगा। प्रश्न था, शब्द है लड़का शब्द का
बहुवचन बताओ। ठीक है, लड़का शब्द का बहुवचन बताना है। ए ऑप्शन आपका दिया हुआ है लड़के, बी ऑप्शन दिया है आपका लड़कों, सी ऑप्शन दिया है आपका ए एंड बी, और डी ऑप्शन दिया है कोई नहीं। आंसर दीजिए। पता है हमारे बहुत सारे लोग अक्सर हमको क्या बोलते हैं कि ये लिंग वचन और ये सारी चीज तो हम आसानी से पढ़ लेंगे, इनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आप लोगों के दिमाग में क्या क्या सवाल रहते होंगे। जल्दी आंसर बताओ मुझे, क्या आंसर होगा। छात्रों ने आंसर दिया है लड़के लड़के ए, तो ये बहुवचन है। चलो मैं आपको बताती हूँ। मुझे अब आप देखो सोच के कहना, और जितने भी छात्रों ने आंसर बता दिया अब आप अपना आंसर मत बदलिएगा अगर गलत हुआ तो, ठीक है। आंसर अगर जो छात्र हमारे ए आंसर बता रहे हैं अगर उनका आंसर गलत होता है तो आंसर मत बदलिएगा। एक वाक्य प्रयोग कर रही हूं मैं यहाँ पे, आपको बताना है लड़के ने रोटी खाई। इस वाक्य में लड़के क्या है, मुझे तो ये एक वचन लग रहा है। अब अगर मैं इसका बहुवचन बनाती हूं तो बहुवचन क्या होगा, लड़कों ने रोटी खाई, और यहां पे मुझे ये बहुवचन लग रहा है। अब बताइए आंसर। अरे बदल गए आंसर। भाई आप लोग तो बहुत ज्यादा दल बदलू हो, इतनी जल्दी आंसर बदल गया एकदम, बस एक वाक्य लिखते ही। हाँ कुछ लोग इसका आंसर डी दे रहे हैं, जल्दी बताइए। अब आपका आंसर बदलने लगा और अब आ गया सस्पेंस, है ना। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका। आपकी परीक्षा में प्रश्न आया था, सी आंसर बताने वाले कितने लोग हैं, एक। बस एक ही आंसर, एक ने ही आंसर दिया है सी, अब बाकी डी दे रहे हैं, अब बी भी आंसर आ रहा है। चलो देखो, अब जिन छात्रों ने आंसर इसका ए बताया है उनका तुक्का तो हो गया सही, ठीक है। या तो तुक्का सही हो गया होगा या तो उन्होंने वचन वाली क्लास ले रखी होगी, फिर उनको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ध्यान दीजिए आंसर हमारा ए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम अभी अभी तो आपने ये वाक्य लिख के तो यहाँ पे हमारा सही किया है, हमको कंफ्यूजन किया था आपने वाक्य लिख के। लड़के को आपने एक वचन बना दिया था, लड़कों को आपने बहुवचन बना दिया। जब लड़के और लड़कों दोनों एक वचन बहुवचन आ गए तो इस हिसाब से तो या तो बी होना चाहिए, या फिर लड़के भी अगर एक वचन बहुवचन होता है और लड़कों भी बहुवचन होता है तो उस हिसाब से सी होना चाहिए। लेकिन आपने तो आंसर दिया है ए, तो ये कैसे होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि आपको यही छोटी छोटी बातें समझनी है। आपका एग्जामिनर ऐसे ही प्रश्न करता है। अब खाली अगर मैं बता दूं ए आंसर लिख लो, तो अगर लड़के की जगह उन्होंने दूसरा शब्द दे दिया, घोड़े दे दिया, आपने मान लो सपोज करो लड़के तो आपने रट लिया, लेकिन अगर अगले साल को उसने लड़के के स्थान पर घोड़े दे दिया तो समस्या तो फिर वही आ जाएगी आपके सामने। अगर मान लो कि एग्जामिनर ने आपको कहा कि घोड़ा शब्द का बहुवचन बताना है और आपने बता दिया घोड़ा का घोड़े हो जाएगा, लेकिन अगर मैं आपको वाक्य दे दूं कि घोड़ों ने खाना खा लिया है या घोड़ों ने दाना खा लिया है, तो अब घोड़ों आ गया, बहुवचन हो गया।
तो कैसे आप निकालेंगे इन सारी चीज़ों को? तो इन सब चीज़ों के लिए क्या हमें करना होता है? हमें सिर्फ ना पढ़ना होता है, ठीक है। वचन को अच्छी तरह सीखना, ये तो मैं आप लोगों का टेस्ट ले रही थी। अब चलो आप लोगों का आज हम इसके आगे जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे, कौन सा? विकारी में। विकारी में हमारे 4 पद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो कल हमारा यहाँ से शुरू होगा, हम संज्ञा से पढ़ना शुरू करेंगे कल की क्लास में, इसके आगे से क्लास कंटिन्यू लेंगे। अब मान लो आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि ये अविकारी और अव्यय शब्द क्या होते हैं, मैम इसको डिटेल में बता दो। तो याद रखिएगा, पहले हम पढ़ेंगे संज्ञा, फिर हम पढ़ेंगे लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, फिर उसके बाद हम अविकारी शब्दों पे आएंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि लगभग 6-7 दिन की क्लास के बाद तब हम इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेंगे। तो इसलिए हमको अभी यहाँ पे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं कल की क्लास में ना।